हाय एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट की, जिसको हम लोग मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के रूप में जानते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सबसे पहले ये बताते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त जनरल गवर्नर थे इंडिया के। यहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसको पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है, यानी कि सभी चीज़ों का के लिए एक डिपार्टमेंट बना देना। जैसे एजुकेशन के लिए एक डिपार्टमेंट, रेलवे के लिए एक डिपार्टमेंट, फिनांस के लिए एक डिपार्टमेंट, मेडिकल के लिए एक डिपार्टमेंट। तो उन्होंने उसको डिपार्टमेंट वाइज एक सिस्टमैटिक वे में बना दिया। उसके पीछे रीजन ये था कि इंडिया इतना बड़ा देश है, अगर उसको सिस्टमैटिक डिवाइड ना किया जाता तो शायद उसको संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसको आज के रूप में हम लोग मंत्रालय के रूप में जानते हैं। और जो मंत्री होते हैं वो दो तरह के मंत्री होते हैं, एक राज्यसभा से आए हुए होते हैं, एक लोकसभा से आए हुए होते हैं। जो राज्यसभा से आए हुए हों या लोकसभा से आए हुए हों वो सारे कहाँ आकर बैठते हैं? लोकसभा में आकर बैठते हैं। अब लोकसभा में जो आकर बैठते हैं तो लोकसभा में जितने भी मंत्री बैठते हैं उसकी जवाबदेही जो होती है वो मंत्री परिषद या कैबिनेट मिनिस्टर की होती है। अब इसके बारे में हम कभी आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी बात करते हैं मंत्री परिषद क्या है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें और बना सकें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का जरिया होता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद एक्चुअली एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, या कह सकते हैं एक ऐसा ऑफिस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर जितने भी किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं वो वहां पर आकर बैठते हैं। जैसे एजुकेशन है, रेलवे है, फिनांस है, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, वो सारे आकर उस जगह पर बैठते हैं और अपना काम करते हैं। अब यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसके बारे में हम बताते चलें कि क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर किसी एक डिपार्टमेंट का मुखिया माना जाता है। जैसे फिनांस का कौन है? निर्मला सीतारमन। अब फिनांस की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट होने की वजह से पूरा काम वो अकेले पॉसिबल नहीं है कि कर सके, तो उन्होंने अपने एक सहयोगी को रखा, या कह सकते हैं एक हेल्पर के रूप में एक मिनिस्टर को रखा जाता है जिसको राज्य मंत्री कहा जाता है। अब राज्य मंत्री को पहले एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को या लोगों को यह कंफ्यूजन रहती है कि जो राज्य मंत्री होता है वो किसी राज्य का होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य मंत्री जो होता है वो किसी एक डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री होता है, और वो किसी भी स्टेट का हो सकता है। उससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो किस स्टेट से आया हो। और हर एक कैबिनेट मिनिस्ट्री में, या ये कह सकते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें एक राज्य मंत्री अवश्य होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होता है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाए, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसका सिर्फ हेल्पर होता है। राज्य मंत्री किसी तरह के डिसीजन लेने का उसका कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कैबिनेट मिनिस्टर अवेलेबल होता है। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द को या एक पॉइंट को और जोड़ा गया है, जिसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का काम तब शुरू होता है जब कैबिनेट मिनिस्टर अपनी पोजीशन पर अवेलेबल ना हो, उनको मेडिकल की कोई सुविधा लेनी हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, बाहर गई हो, जब उनकी एब्सेंस में कोई डिसीजन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर सारे डिसीजन लेने का किसका अधिकार हो जाता है? स्वतंत्र प्रभार का। वो राज्य मंत्री उस वक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाता है जिस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर अवेलेबल नहीं रहती हैं। और इंडिया के राज्य मंत्री अगर फिनांस में देखा जाए तो पंकज चौधरी जी हैं, जो इस वक्त राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर निर्मला सीतारमन अगर अब अनुपस्थित हैं तो उसकी जगह पर पंकज चौधरी जी उनके सारे कार्यभार को अपने कंधों पे लेंगे, संभालेंगे, और वो सारे डिसीजन लेने की कंडीशन में होंगे जिस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर के सारे डिसीजन वो ले सकते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री के अंडर में एक और मंत्री आता है जिसको उप मंत्री कहा जाता है, जो राज्य मंत्री के सारे कार्यभार के लिए उनकी हेल्प करता है, उनको सहयोग करता है और देखता है।
तो यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मंत्री होते हैं वो यहाँ पर मंत्री परिषद में आकर बैठते हैं। अब उसके बाद मंत्रिमंडल क्या होता है वो बता देते हैं। मंत्री परिषद के जो टॉप मंत्रीज होते हैं, टॉप मंत्री में कौन आता है? कैबिनेट मिनिस्टर। जो जितने भी डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो मंत्रिमंडल में जाकर बैठते हैं। तो मंत्रिमंडल में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनको फाइनल डिसीजन वहां पर लेना होता है। फाइनल डिसीजन किस तरह से लेना होता है? मतलब एक प्रोजेक्ट मान लीजिए तैयार हो रहा है कैबिनेट मिनिस्टर का, यहाँ पर मंत्री परिषद में मान लीजिए रेलवे में कुछ नया प्रोजेक्ट उनको लाना है या फाइनेंस में कुछ नई चीजें ऐड करनी, नए प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें तैयार की जाती हैं, लेकिन फाइनल जो होता है वो मंत्रिमंडल में होता है या कैबिनेट में होता है। तो कैबिनेट में फाइनल होने के लिए सारे कामों को यहाँ पर किया जाता है। इसलिए जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जाके मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में जाकर बैठते हैं, फाइनल अथॉरिटी ले सके उस काम को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि जो राज्य मंत्री होता है क्या वो कैबिनेट में जाके बैठ सकता है? हाँ, बैठ सकता है, लेकिन उस कंडीशन में जो इससे पहले कंडीशन आपको बताई गई थी। क्या कंडीशन थी? कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं है और कुछ ऐसे डिसीजन है जो उसके एब्सेंस में लेना है और जिस वक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम कर रहा है, तो वो उस वक्त वहां पर जाकर बैठेगा और उन डिसीजंस को फाइनल करने में सपोर्ट करेगा या वो अपने जो भी डिसीजन है उनको वहां पर रखेगा। तो इस तरह से वो वहां पर बैठ सकता है। अभी यहाँ पर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। फादर अवेलेबल नहीं है घर पे, तो ऐसी कंडीशन में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री आ जाएगी वो किसके हाथ में आएगी? वो आ जाएगी उस बेटे के हाथ में जो घर का बड़ा है, वो डिसीजन बाकी चीजों में ले सकता है। तो उस टाइम पर फादर के एब्सेंस में उस बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती या स्वतंत्र प्रभार के रूप में वो काम कर सकता है और फादर के एब्सेंस में वो सारे डिसीजन ले सकता है। या दूसरा एग्जांपल हम समझ लेते हैं हस्बैंड और वाइफ की। जब तक वाइफ घर पर रहती है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर होती है। आप लोग सभी जानते हैं कि उसके बगैर किसी की तो चलनी ही नहीं जब तक वो प्रेजेंट है। अगर वो नहीं है तब कुछ समय के लिए आप स्वतंत्र प्रभार की तरह काम कर सकते हैं। जैसे ही वो वापस आएगी फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगी। तो सेम बिल्कुल आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री में क्या डिफरेंस होता है, वो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और उसके बाद यहाँ पर यह भी हम बताते चलें कि कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्वतंत्र प्रभार का जो डिफरेंस है वो समझ जाने के बाद दूसरी यहाँ पर एक चीज और आती है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर या किसी एक डिपार्टमेंट को अतिरिक्त भार भी देखना पड़ता है। अतिरिक्त भार का मतलब हो क्या कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट को किसी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उस डिपार्टमेंट में ऐसी कुछ जगह है तो वो उसको चला सकता है। अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो वो डिपार्टमेंट कहाँ पर चला जाता है? वो पीएमओ ऑफिस या पीएमओ डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। क्योंकि जितना भी काम होता है, अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर मान लीजिए कभी ऐसा भी देखा गया कि कोई डिपार्टमेंट बहुत छोटा होता है तो उस डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट को डाल दिया जाता है। ये माना जाता है कि इस डिपार्टमेंट को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट में काम इतना ज्यादा है कि वो इस कंडीशन में नहीं है तो उसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? पीएमओ ऑफिस में। अब पीएमओ ऑफिस में यहाँ पर यह भी याद रखना है कि पीएमओ ऑफिस में वही डिपार्टमेंट देखे जाते हैं जो देश हित में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे डिफेंस से या इसरो से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर रहते हैं? वो पीएमओ में रहते हैं। तो पीएमओ में काम असल में जितने भी अधिकारी होते हैं वो बहुत सीरियस होकर करते हैं। वहां पर किसी तरह की डिले नहीं किया जा सकता है किसी काम को। इसलिए वहां पर जो भी डिपार्टमेंट रहता है वो काम को बहुत तेजी से स्पीडी होता है और बहुत अच्छा होता है। बाकी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर जो भी अधिकारी काम करते हैं वो बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं, लेट ऑफिस आना, जल्दी जाना और इस तरह के ना आना ऑफिस में। तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जो है जिसको नौकरशाही कहा जाता है, इसका सिस्टम है जो बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें काम बहुत ज्यादा स्लो होता है। लेकिन पीएमओ में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर जो काम है अधिकारी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और सीरियस होकर सारे कामों को करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को समझ पाना
बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आसान हो गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।